नमस्कार। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द ट्रिब्यून में प्रकाशित लेख फॉर द वीकेस्ट और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख अ केस फॉर इक्वालिटी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉलिटी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। SC/ST कोटा आरक्षण के अंदर आरक्षण। हमारे देश में जहां आरक्षण हमेशा एक बहस का केंद्र रहा है, वहीं आरक्षण के अंदर आरक्षण की संकल्पना हमेशा से ही सरकार और न्यायपालिका के लिए एक जटिल मुद्दा रही है। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में क्रीमी लेयर की संकल्पना के आधार पर इसका निर्धारण पहले ही किया जा चुका है, लेकिन SC/ST के भीतर इसके निर्धारण की कोशिश को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 1.5 दशक पहले नाकाम कर दिया था। मगर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने शिक्षा और सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण के इस पहलू पर फिर से बहस शुरू कर दी है। दरअसल कोर्ट ने पंजाब से संबंधित एक मामले में अनुसूचित जातियों के अंदर वर्गीकरण को जरूरी बताया है। यह मामला दिलचस्प इसलिए है कि 2004 में आंध्र प्रदेश के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने यह कहकर उपवर्गीकरण को असंवैधानिक बताया था, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति सूची के भीतर किसी भी अन्य वर्गीकरण अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ करने जैसा होगा, क्योंकि इसकी शक्ति संविधान संसद को देता है। लेकिन अब कोर्ट खुद यह मान रही है कि अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अंदर भी असमानता की खाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि शुरुआत से ही कुछ जातियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि इन 5 जजों की पीठ ने अभी कोई औपचारिक आदेश पारित न करके मामले को 7 जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया है, क्योंकि पिछला जजमेंट भी 5 जजों की पीठ ने दिया और 2 समान पीठ एक दूसरे के फैसले को नहीं पलट सकती, इसलिए बड़ी पीठ को इस फैसले पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है। यह पीठ संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15, 16, 338, 341, 342 और 342A की व्याख्या को देखेगी। कुल मिलाकर कहें तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने आरक्षण की उपयोगिता, लोगों में इसके वितरण, जातियों के भीतर व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता जैसे पहलुओं पर फिर से एक बहस छेड़ दी है। लेकिन सवाल यह है कि किन आधारों पर जातियों के उपवर्गीकरण को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि इसके विरोध में भी कई तर्क दिए जाते रहे हैं। फिर एक समस्या यह भी है कि अगर राज्य सरकारों के हाथ में फैसले की शक्ति होगी, तब क्या वोट बैंक की राजनीति और भी गहरी नहीं हो जाएगी? आइए विचार करते हैं। सबसे पहले पूरे मामले पर एक नज़र डालते हैं। दरअसल इस बात को लगभग 2 दशक पहले ही समझ लिया गया था कि अनुसूचित जातियों के भीतर कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। जो जातियां तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं, उनके पास पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, लेकिन कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो पहले जहां थीं आरक्षण के बाद भी वही हैं। यानी आरक्षण का लाभ समाज के निचले स्तर के लोगों को अभी तक नहीं मिल सका है। लिहाजा आंध्र प्रदेश सरकार ने साल 2000 में आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट नामक एक कानून बनाया, जिसमें एक अनुसूचित जाति की सूची को 4 श्रेणियों A, B, C और D में विभाजित किया गया। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण को इन श्रेणियों में अलग अलग विभाजित किया गया है। समूह A के लिए 1%, B के लिए 7%, C के लिए 6% और समूह D के लिए 1%। जल्दी ही इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई और फिर मामला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2004 में EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामले में 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया। तब कोर्ट ने ये कहा था कि राज्य सरकारों के पास आरक्षण के मकसद से अनुसूचित जातियों की उपश्रेणियां बनाने की कोई शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति सूची के भीतर किसी भी वर्गीकरण को अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ करना समझा जाएगा। तब अदालत ने ये कहा था कि राष्ट्रपति की सूची
सजातीय है और केवल संसद ही इस सूची से जाति या जातियों के एक समूह को बाहर कर सकती है। कोर्ट का कहना था कि उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा, क्योंकि ऐसा करना जातियों के बीच भेदभाव करना होगा और अनुच्छेद 14 इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन अब लगभग 1.5 दशक बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस बात को महसूस किया है कि अनुसूचित जातियों में अभी भी ऐसे वर्ग हैं जिनको आरक्षण का वास्तविक लाभ नहीं मिल सका है और उन्हें लाभान्वित करने के लिए उपवर्गीकरण की व्यवस्था एक उपाय हो सकती है। दरअसल ताज़ा मामला पंजाब के एक कानून से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेज रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 की धारा 4(5) की संवैधानिकता पर विचार करना था। इसके प्रावधान में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 50% सीटें वाल्मीकि और मजहबी सिखों को दी जाएंगी और उन्हें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में वरीयता दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीश की पीठ ने मार्च 2010 में E.V. चिन्नैया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए प्रावधानों को असंवैधानिक करार दे दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है और SC/ST में उपवर्गीकरण का रास्ता लगभग आसान हो गया है। अब सवाल है कि राष्ट्रपति सूची क्या है। हालांकि संविधान में SC/ST के लिए विशेष उपचार का प्रावधान जरूर है, लेकिन संविधान उन जातियों और जनजातियों को निर्दिष्ट नहीं करता। दूसरे शब्दों में संविधान यह नहीं बताता है कि किन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति कहा जाएगा। दरअसल संविधान ने यह तय करने की शक्ति राष्ट्रपति पर छोड़ रखी है। संविधान के अनुच्छेद 341(1) के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा जिन जातियों को अधिसूचित किया जाएगा उन्हें ही SC कहा जाएगा। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ क्षेत्र में वहां के राज्यपाल के परामर्श से किसी जाति, मूल वंश या जनजाति या किसी जाति, मूल वंश या जनजाति के समूह को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 342(1) में अनुसूचित जनजाति को पहचानने का जिक्र है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक राज्य में SC के रूप में अधिसूचित जाति दूसरे राज्य में भी SC हो, यह जरूरी नहीं है। विवादों को रोकने के लिए अलग अलग राज्यों में व्यवस्था अलग अलग की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में देश में 1263 SCs थे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कोई समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अब सवाल है कि किस आधार पर अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण किया जाए। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष सुविधा के पीछे तर्क यह है कि प्रारंभ से ही इन सभी जातियों को सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ा है। आर्थिक, शिक्षा और ऐसे अन्य कारकों के बावजूद इन सभी जातियों के खिलाफ छुआछूत का प्रचलन था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क पर जोर दिया है कि क्या आरक्षण का लाभ सबसे कमजोर लोगों को दिया गया है। SCs के भीतर एक क्रीमी लेयर की अवधारणा को अदालत ने 2018 में जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता के फैसले में बरकरार रखा था। दरअसल क्रीमी लेयर की अवधारणा आरक्षण के लिए पात्र लोगों पर एक आय सीमा लगाती है। यह अवधारणा अन्य पिछड़ी जातियों यानी OBC पर लागू होती है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में इस संकल्पना पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी जब OBC आरक्षण को बरकरार रखा गया था। इसमें एक खास आय वाले व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। मौजूदा वक्त में इसकी आय सीमा 8 लाख रुपए है। हालांकि 2018 में पहली बार अनुसूचित जातियों की पदोन्नति के लिए इसे लागू किया गया था, मगर केंद्र सरकार ने 2018 के फैसले की समीक्षा की मांग की है और मामला फिलहाल लंबित है। अगर गौर करें तो पंजाब का कानून वाल्मीकि और मजहबी सिखों को तरजीह देकर SC/ST के लिए क्रीमी लेयर नियम ही लागू करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे हरी झंडी देकर अब अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण पर फिर से बहस शुरू कर दी है। E.V. चिन्नैया मामले में अदालत ने माना था कि SC का विशेष संरक्षण इस आधार पर है कि सभी अनुसूचित जातियां सामूहिक असमानता की परवाह किए बिना आरक्षण के लाभों का सामूहिक रूप से आनंद ले सकती हैं, क्योंकि संरक्षण का आधार शैक्षिक, आर्थिक या कोई ऐसे कारक नहीं है, बल्कि छुआछूत का शिकार होना
आधार है। राज्यों ने तर्क दिया है कि वर्गीकरण एक निश्चित कारण से किया जाता है और यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। राज्यों के मुताबिक उपवर्गीकरण सरकारी सेवा में सभी अनुसूचित जातियों को समान प्रतिनिधित्व दिलाएगा और यही वास्तविक समानता होगी। सवाल है कि उपवर्गीकरण के विरोध में क्या तर्क है। उपवर्गीकरण के विरोध में तर्क ये है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की शर्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि एससी को छुआछूत के कारण विशेष उपचार दिया जाता है जिससे वे हमेशा से पीड़ित रहे हैं। 1976 के केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि अनुसूचित जातियां नहीं हैं, वे वर्ग हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्यों द्वारा आरक्षण के अनुपात को बदलने की अनुमति देने के खिलाफ याचिकाकर्ता का तर्क भी इस धारणा पर आधारित है कि इस तरह के निर्णय वोट बैंक या दूसरे को खुश करने के लिए किए जाएंगे। इस तरह के संभावित मनमाने परिवर्तन से बचाने के लिए ही राष्ट्रपति की सूची की परिकल्पना की गई थी। अदालत ने जर्नैल सिंह मामले में कहा कि आरक्षण का मकसद यह सुनिश्चित करता है कि सभी पिछड़े वर्गों में समानता आए, लेकिन यह सब कुछ मुमकिन नहीं है जब तक कुछ चुनिंदा लोगों को ही सरकार की सभी प्रतिष्ठित सेवाएं मिलती रहें। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, सामाजिक परिवर्तन का संवैधानिक लक्ष्य समाज की वास्तविकता में बदलाव किए बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं जातियों का उपवर्गीकरण कैसे किया गया है। दरअसल कई राज्य यह तर्क देते रहे हैं कि अनुसूचित जातियों में कुछ ऐसी भी हैं जो अन्य अनुसूचित जातियों की तुलना में आरक्षण के बावजूद समग्र रूप से कम प्रतिनिधित्व वाली हैं। अनुसूचित जातियों के भीतर यह असमानता कई रिपोर्टों में रेखांकित की गई है और इसे खत्म करने के लिए विशेष कोटा तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में सबसे कमजोर दलितों के लिए विशेष कोटा शुरू किया गया था। 2007 में बिहार ने अनुसूचित जाति के भीतर जातियों की पहचान करने के लिए महादलित आयोग का गठन किया, जो प्रतिनिधित्व के मामले में पीछे छूट गए थे। तमिलनाडु में एससी कोटे के भीतर 3% कोटा अरुंधति यार जाति को दिया जाता है। यह तब मुमकिन हो सका जब जस्टिस एन.एस. जनार्दनम की रिपोर्ट में राज्य में एससी आबादी का 16% होने के बावजूद अरुंधति यार के पास केवल 0.5% नौकरियां हैं। 2000 में न्यायमूर्ति रामचंद्र राजू के निष्कर्षों के आधार पर आंध्र प्रदेश विधायिका ने उप समूहों में 57 एससी को पुनर्गठित करते हुए एक कानून पारित किया और उनकी आबादी के अनुपात में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 15% एससी कोटे को विभाजित किया। यह वही कानून है जिसे 2004 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे समाज में कई प्रकार की विषमताएं व्याप्त हैं। यही कारण है कि आरक्षण की हकदार जाति या वर्ग के अंदर भी कई प्रकार की असमानताएं मौजूद हैं। लिहाजा जिस सपने को साकार करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, उसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। हालांकि कोर्ट के रुख से पता चलता है कि हालिया न्यायशास्त्र एससी/एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर की अवधारणा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समाज के समृद्ध दलित परिवार भी उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सरकार और न्यायपालिका को तय करना होगा कि कुछ जातियों को इस आधार पर बाहर करना कि वे समुदाय के बाकी वर्गों से बेहतर हैं, कितना उचित है। इससे इतर एक सवाल ये भी है कि क्या उपवर्गीकरण का मतलब किसी जाति को राष्ट्रपति सूची के बाहर करने जैसा होगा। सवाल इसलिए कि अनुच्छेद 341(2), 342(2) और 342(a)(2) केवल संसद को इन राष्ट्रपति सूची से किसी भी जाति, जनजाति, नस्ल, आदिवासी समुदाय या समूहों को बाहर करने या शामिल करने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। हालांकि 5 जजों वाली पीठ ने कहा कि किसी वर्ग को वरीयता देने का मतलब किसी वर्ग को सूची से बाहर करना नहीं होगा। उधर अगर वर्गीकरण का जिम्मा राज्य सरकारों को मिल जाता है तो सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए तर्कसंगत आधार पर आरक्षित सीटों में से उचित कोटा तय करना राज्य सरकार का काम होगा। लेकिन इस बात की आशंका हमेशा बनी रहेगी कि सरकार की यह जिम्मेदारी कहीं वोट बैंक साधने का जरिया न बन जाए। बहरहाल जातियों में उपवर्गीकरण कर हाशिया समूहों के साथ
सामाजिक न्याय की सुप्रीम कोर्ट की यह कोशिश स्वागत योग्य है, लेकिन यह भी कारगर होगा जब तार्किक तरीके से समाज के निचले तबके तक आरक्षण का लाभ पहुंच सके। आइए नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में उपवर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? क्या उपवर्गीकरण से समाज के हाशिए पर जा चुके समूह आरक्षण से लाभान्वित हो सकेंगे? परीक्षण कीजिए।